जय हिंद जय भारत। तो पूर्व सैनिकों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज निकाली गई है। क्रैलिकर की वैकेंसीज है। ऑल इंडिया सिंध वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बेस्ट जॉब मानी जाती है सभी के लिए, लेकिन पूर्व सैनिकों को इसमें पेपर ऑप्शन दिया जाता है, तो और भी उनके लिए अच्छी जॉब रहेगी। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको जानकारी हेल्पफुल लगती है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी है, दोनों को प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स जानते हैं कि कब से अप्लाई करना है, क्या उसकी डिटेल्स है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यह रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने के लिए 6/8/2025 यानी कि 6 अगस्त 2025 से शुरू हो गया है और लास्ट डेट है 26/8/2025। तो अब यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है, यानी कि जिस स्टेट के लिए आपने अप्लाई किया है उसी स्टेट में आपको नौकरी करने का। हाँ, यदि आपका प्रमोशन हो जाता है तो वो अलग विषय है, उसमें अलग है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ प्रोविजन इनके द्वारा दिया गया है। अभी यहाँ पर जो भी सेलेक्ट हो जाता है जिस स्टेट के लिए, उस स्टेट में ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी अंटिल जब तक कि आप कोई प्रमोशन आपका नहीं हो जाता है, तब तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोविजन इनके द्वारा दिया गया है कि देयर इज नो प्रोविजन इंटर सर्किल ट्रांसफर ऑब्लिक इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूट। हाउएवर यहाँ पर इंटर ट्रांसफर बिटवीन टू सर्किल्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि दिल्ली सर्किल एंड चंडीगढ़ सर्किल इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर दो सर्किल हैं, दिल्ली सर्किल और चंडीगढ़ सर्किल। तो दिल्ली सर्किल वाले चंडीगढ़ सर्किल और चंडीगढ़ सर्किल वाले दिल्ली सर्किल में ट्रांसफर हो सकते हैं, वो भी इंटर स्टेट के अंतर्गत। दिल्ली सर्किल है लखनऊ सर्किल इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली सर्किल और लखनऊ सर्किल है, उसमें आप इंटर स्टेट ट्रांसफर हो सकते हैं। उसी तरह से मुंबई में भी है कि मुंबई मेट्रो सर्किल है और महाराष्ट्र सर्किल है, तो इसमें भी आप जो है इंटर स्टेट ट्रांसफर आपस में कर सकते हैं। ये इनके द्वारा प्रोविजन दिया गया है। अभी हर स्टेट में कितनी वैकेंसीज है उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है, डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पर डिटेल बताई गई है, साथ में बैकलॉग वैकेंसीज है जो कि पिछली साल की खाली थी, तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे बताई गई है। तो बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में 22 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 9 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, बैकलॉग कोई वैकेंसी नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 31 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 13 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए, बैकलॉग कोई वैकेंसी इनके द्वारा नहीं दी गई है। कर्नाटका के अंतर्गत 27 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 12 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए, 106 वैकेंसीज बैकलॉग नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए और 92 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। मध्य प्रदेश में 10 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 4 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग की बात की जाए तो 22 वैकेंसी नॉर्मल के लिए है, 15 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए इनके द्वारा दी गई है। उसी तरह से यदि बात की जाए चंडीगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 22 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 9 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, 18 वैकेंसीज जो बैकलॉग है 18 नॉर्मल पूर्व सैनिकों के लिए है, 14 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। उसी तरह से उड़ीसा के अंतर्गत 19 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 8 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, बैकलॉग कोई वैकेंसी इनके द्वारा नहीं दी गई है। हरियाणा के अंतर्गत 13 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 5 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है। जम्मू कश्मीर 2 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 1 वैकेंसी है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए, बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 6 वैकेंसी नॉर्मल है, 3 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। लद्दाख के अंतर्गत 3 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है। पंजाब में 17 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 8 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। उसी तरह से तमिलनाडु के अंतर्गत 38 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 17 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। तेलंगाना के अंतर्गत 25 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 11 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग की बात की जाए तो 35 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 23 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए दी गई है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 26 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 11 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है और 27 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए जो कि बैकलॉग की रहेगी। उसी तरह से बात की जाए वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में 27 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 12 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है और बैकलॉग की बात की जाए तो डिसेबल एक्सेसमेंट के 4 वैकेंसी इनके द्वारा दी गई है। अभी बात की जाए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, तो यहाँ पर 3 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है और बैकलॉग में 2 वैकेंसी जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है।
सिक्किम के अंतर्गत 2 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए कोई भी नहीं है, बैकलॉग वैकेंसी इनके द्वारा नहीं दी गई है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 51 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 13 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। उसी तरह से 18 वैकेंसी जहां पर नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए बैकलॉग की कोई वैकेंसी नहीं है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 47 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 20 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग में 74 वैकेंसी जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए इनके द्वारा दी गई है। बात की जाए गोवा की, तो गोवा में मात्र 1 वैकेंसी है नॉर्मल एक्सेसमेंट, डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में यहाँ पर टोटल 16 वैकेंसीज इनके द्वारा नॉर्मल एक्सेसमेंट के दी गई है, 7 वैकेंसीज है जो कि डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। उसी तरह से 5 वैकेंसीज है जो कि बैकलॉग की है नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत 2 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। बैकलॉग की बात की जाए तो यहाँ पर 35 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। उसी तरह से आसाम की बात की जाए तो 14 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 6 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। 163 वैकेंसी आसाम में बैकलॉग की नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 7 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए जो कि बैकलॉग की है। उसी तरह से मणिपुर की बात की जाए तो मात्र 1 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 17 वैकेंसीज बैकलॉग की नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है। मेघालय की बात की जाए तो 3 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए, 44 वैकेंसीज बैकलॉग की नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 2 वैकेंसीज डिसेबल बैकलॉग की एक्सेसमेंट के लिए है। मिजोरम की बात की जाए तो 1 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 15 वैकेंसीज बैकलॉग की नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, डिसेबल की वैकेंसी नहीं। नागालैंड की बात की जाए तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और बैकलॉग में 30 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए इनके द्वारा दी गई है। त्रिपुरा की बात की जाए तो 2 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 27 वैकेंसीज बैकलॉग के तहत नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 1 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट की। बिहार के अंतर्गत बात की जाए 26 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 11 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए, बैकलॉग की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं दी गई है। झारखंड स्टेट में 13 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 5 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है, बैकलॉग की कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। केरला के अंतर्गत 24 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 11 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग की बात की जाए तो 2 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 10 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। तो टोटल यहाँ पर यदि बात की जाए तो 508 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 214 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। उसी तरह से 613 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है बैकलॉग की और 197 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है बैकलॉग की। तो अभी एसबीआई के अंतर्गत जो जॉब होती है उसके लिए एज 20 से 28 साल होता है, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है। पूर्व सैनिक हो चाहे डिसेबल एक्सेसमेंट हो, यहाँ पर नॉर्मल जो एक्सेसमेंट है उनको अपनी एज से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट दी जाती है। इस तरह कैलकुलेट करने के बाद आपकी एज यहाँ पर 28 साल से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो 3 साल है उसकी जगह जो डिसेबल एक्सेसमेंट है SC ST कैटेगरी के उनके लिए 8 साल तक की भी छूट दी गई है, तो काफ़ी उनको यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है 50 साल। अभी डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए किस तरह से इन्होंने परिभाषित किया है, who while serving in armed forces of the union was disabled in operation against the enemy, ऑपरेशन अगेंस्ट दुश्मन के साथ ऑपरेशन में लड़ते हुए डिस्टर्ब जो है वो यहाँ पर डिसेबल हुआ हो और इन डिस्टर्ब एरिया, ये यहाँ पर इनके द्वारा बताया गया है, shall be treated as डिसेबल एक्सेसमेंट, उनको यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमेंट ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनके सर्टिफिकेट में जो लिखा है उसके हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनको ही डिसेबल या डिसेबल एक्सेसमेंट माना जाएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, उसके बाद होगा मेन एग्जामिनेशन, उसके बाद होगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट। जो फेस 1 प्री एग्जाम होगा जिसमें कि 100 मार्क के और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर, 100 टोटल मार्क हैं, 100 नंबर के हैं और 1 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। फेज 2 जो होता है ये सबसे मेन है और यही आपका सिलेक्शन करवाएगा। जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 नंबर के 45 मिनट का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 190 होंगे, 200 मार्क का टोटल होगा और 2 घंटे 40 मिनट यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है 1/4। लोकल लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपने 10th और 12th उसी लैंग्वेज से किया है तो फिर आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। यदि आपने नहीं किया है उस
लैंग्वेज में 10th और 12th से फिर आपका यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट होगा। उसका पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, पहले ऐसे नहीं होता था लेकिन अभी इन्होंने इसका पैटर्न दिया हुआ है कि नॉन वर्बल टेस्ट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पे नंबर ऑफ पैसेज के बारे में बताया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताया गया और मैक्सिमम मार्क यहाँ पे बताया गया। तो साथ में होगा वर्बल टेस्ट जो कि 20 नंबर का होगा। एग्जामिनेशन ट्रेनिंग उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, तो उस समय यदि आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में यस कर जाएंगे तो आप फिर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कर सकते हैं। पूर्व सैनिकों को भी मौका मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और इससे काफ़ी जो टेस्ट होता है उसकी जानकारी मिलती है, तो वो भी आप यहाँ पर उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। पे स्केल के बारे में बताया गया कि 24,050 रुपये स्टार्टिंग है और 64480 यानी 64,480 तक यहाँ पर सैलरी को बेसिक दी जाती है। स्टार्टिंग बेसिक 26,730 रुपये दिया जाता है, प्लस यहाँ पर 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसेबल टू ग्रेजुएट की यहाँ पे दिया जाता है। तो नॉर्मल जो आपकी सैलरी यहाँ पर होती है अराउंड जो मेट्रो सिटीज़ हैं 46,000 है पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ डीए एंड अदर अलाउंसेज, और साथ में 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर द न्यूली रिक्रूट ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट को यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन पूर्व सैनिकों को जैसे कि हम सब जानते हैं कि पे प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया जाता है, तो अच्छी खासी सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही मिलनी शुरू हो जाएगी। बात की जाए एप्लीकेशन फीस की तो SC ST PWD एक्सेसमैन डिसेबल एक्सेसमैन उनके लिए रखा गया है फीस नील, और बाकी जो जनरल OBC EWS हैं उनके लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएट रखा हुआ है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट आपके पास होनी चाहिए सिविल के लिए। लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए जो भी मैट्रिक पास हैं, मैट्रिकुलेशन एक्सेसमैन जिन्होंने कम से कम 15 साल सर्विस की है और जिनके पास इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है एजुकेशन का, वो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के। दूसरी बात की जो अभी सर्विस कर रहे हैं द कैंडिडेट हु आर स्टिल सर्विंग इन आर्मड फोर्सेस एंड जो भविष्य में रिटायर आ रहे हैं वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको 31/8/2026 तक रिटायर आना होगा, तभी आप यहाँ पर एक्सेसमैन की जो वैकेंसीज हैं इनका कोटा ले सकते हैं जो कि रिटायर आ रहे हैं 31/8/2026 तक। इससे संबंधित आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह देना होगा जो कि यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप किस तरह से वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, https://bank.sbi/web/careers/current-openings या फिर https://www.sbi.co.in/web/careers/current-openings। तो ये इसका अप्लाई करने के लिए इनके द्वारा वेबसाइट का लिंक बताए गए हैं। बाकी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लिंक आपको बड़ी कुछ डिस्कशन है। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो लिंक आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तक इतना ही, जय हिंद।